स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BPSC 101 राजनीतिक सिद्धांत की समझ। पेपर कोड जरूर मैच कर लीजिएगा। साथ ही ये जून सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज हमने कवर किया है। इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो ये पार्ट 1 रहने वाला है जिसमें हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसके गेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नहीं भी मिलता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं shop.hindustanknowledge.com। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और अपना पेपर कोड सर्च करना है, और आपके जितने भी गेस्ट पेपर्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। आप यहाँ से सिंपली इन्हें ले सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गए ना, यहाँ से ऐसे आ जाएंगे। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अगर ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। और इसका पीडीएफ के लिए जो बच्चे बोलते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट नंबर से पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाइए। यानी राजनीतिक सिद्धांत हम कैसे पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं, इसके विभिन्न दृष्टिकोण क्या क्या है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आंसर से। और जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे तो 3 भागों में लिखेंगे। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, उसके बाद होता है मुख्य बिंदु जो आप जिसमें पूरी चीजें डिटेल से लिखते हो, लास्ट में लिखते हो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन एंड प्रस्तावना से। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति, राज्य, सरकार, शक्ति, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों का अध्ययन कराता है। यानी राजनीतिक सिद्धांत में हम एक राज्य के बारे में पढ़ते हैं, सरकार के बारे में पढ़ते हैं, शक्ति, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों के बारे में हम पढ़ते हैं। समय के साथ राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण विकसित हुए। यानी अलग अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से देखो, जब हर इंसान, आप अगर 5 लोगों के ग्रुप में बैठो तो हर उन 5 लोगों की किसी भी मुद्दे को लेकर विचार अलग हो सकते हैं। हो सकता है 2 के सेम पर 2 के अलग हो सकते हैं। ऐसे ही है, आप जिस समाज में रहते हैं वहां हर किसी के विचार अलग है। ऐसे ही दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं। समय के साथ जो है, जैसे जैसे राजनीति की समझ बढ़ती गई वैसे वैसे दृष्टिकोण भी विकसित होते गए हैं। प्रत्येक दृष्टिकोण राजनीति को अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करता है। इन दृष्टिकोणों के माध्यम से हम राजनीतिक व्यवस्था और समाज को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यानी हम इसके दृष्टिकोणों के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था को और समाज को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण। यानी जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो क्या कहता है कि ये सबसे पुराना दृष्टिकोण है। यानी नाम से पता चल रहा है ये सबसे पुराना है। इसमें राजनीति का अध्ययन नैतिकता, आदर्शों और दर्शनों के आधार पर किया जाता है। यानी इसमें राजनीति को हम आदर्शों और नैतिकता के आधार पर मापते हैं, पढ़ते हैं। इन दृष्टिकोणों में यह बताया जाता है कि राज्य और सरकार कैसी होनी चाहिए, यानी कैसे राज्य होना चाहिए, कैसे सरकार व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों पर विशेष बल दिया जाता है। यानी यहाँ पे न्याय, स्वतंत्रता और समानता को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगला है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण 20वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुआ था। इसमें लोगों के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था 20वीं शताब्दी में। चुनाव, मतदान, राजनीतिक दलों और नेताओं के व्यवहारों को वैज्ञानिक तरीकों से समझने का प्रयास किया जाता है। यानी कैसे चुनाव होते हैं, जो मतदान होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, नेता होते हैं, उनका कैसा व्यवहार होता है, इन्हें वैज्ञानिक तरीकों से समझा जाता है। इसमें आंकड़ों, सर्वेक्षणों और अनुसंधानों का उपयोग किया जाता है। अगला आता है उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण। यानी व्यवहारवादी के बाद उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण व्यवहारवाद की सीमाओं को दूर करने के लिए विकसित किया गया था। यानी जो सीमाएं इसमें व्यवहारवादी में उत्पन्न हुई थी उनको दूर करने के लिए किया गया था। इसके अनुसार केवल तथ्यों का अध्ययन पर्याप्त नहीं है। यानी सिर्फ हम बातों को, फैक्ट्स को नहीं ध्यान रख सकते, बल्कि समाज की समस्याओं का समाधान भी आवश्यक है। यानी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, उनका जो समस्याएं हम देख रहे हैं उनका समाधान भी होना बहुत जरूरी है। ये सामाजिक न्याय, मानव कल्याण और नैतिक मूल्यों पर भी जोर देता है। यानी जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि न्याय और स्वतंत्रता, समानता पर जोर देता है, वैसे उत्तरवादी भी न्याय और मानव कल्याण और नैतिक मूल्यों पर जोर देता है। अगला है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जो सीधा सीधा पूंजीवाद का विरोध करता है। जब भी आपके दिमाग में मार्क्सवादी वर्ड है तो हमेशा पूंजीवाद का विरोध
हमेशा याद रखना, इससे आप क्वेश्चन को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। इस दृष्टिकोण का आधार आर्थिक व्यवस्था और वर्ग संघर्ष है, यानी आर्थिक व्यवस्था और वर्गों के बीच जो संघर्ष है उसके आधार पर किया गया है। इसमें समाज में अमीर और गरीब वर्गों के बीच संघर्ष राजनीति को प्रभावित करता है, यानी जैसे अमीर और अमीर होता जाता है, अमीर का प्रभुत्व जो है ज्यादा होता है और गरीब रह जाता है, जिससे वो राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाता है। यह आर्थिक समानता और शोषण समाप्त करने पर बल देता है, यानी ये कभी भी जो है शोषण का समर्थन नहीं करता है, हमेशा जो लोगों के साथ, जिन वर्ग के साथ शोषण होता है उनका विरोध करता है। अगला है उदारवादी दृष्टिकोण। उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्ति की स्वतंत्रता, समान अवसर और लोकतंत्र को महत्व देता है, यानी उदारवादी हमेशा, जैसे आपके दिमाग में मार्क्सवादी वर्ड आएगा तो आपको क्या ध्यान करना है, पैसे का विरोध करता है, अमीरी गरीबी का विरोध करता है, पूंजीवाद है उसका विरोध करता है। और जैसे ही उदारवादी आएगा वहां पर आपके दिमाग में आना चाहिए लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र की बात करता है। इसके अनुसार सरकार का कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, यानी स्वतंत्रता, समानता का अवसर देना, एक लोकतंत्र व्यवस्था को बनाना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना उदारवादी दृष्टिकोण के अंदर आता है। अगला है नारीवादी दृष्टिकोण, यानी नाम से पता चल रहा है तो इसमें जो महिलाओं के अधिकार है उनकी स्थिति के बारे में बात किया गया है। एक और बात कि नारीवादी जितने भी व्यक्ति हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे, वो जरूरी नहीं है कि महिलाएं ही हो, बहुत सारे पुरुषों ने भी नारीवादी कहलाए हैं जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। यह दृष्टिकोण राजनीति में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों पर ध्यान देता है। उनका उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता स्थापित करना तथा राजनीतिक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है, यानी इस दृष्टिकोण में क्या है, महिलाओं की स्थिति के बारे में बात की जाती है, उनके अधिकारों की बात की जाती है और इसका उद्देश्य होता है हर महिला को, हर पुरुष के समान ही समानता मिले, राजनीति में भागीदारी मिले। अगला है संस्थागत दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में संविधान, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका और अन्य सरकारी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि संसद होगी, न्यायपालिका होगी, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। यह बताता है कि विभिन्न संस्थाएं कैसे कार्य करती है और शासन को कैसे प्रभावित करती है, वो उनके कार्य प्रणाली क्या है, वो कैसे प्रशासन को प्रभावित करती है, उसके बारे में हमें कौन बताता है, संस्थागत दृष्टिकोण में पता चलता है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, ये कुछ दृष्टिकोण हमने पढ़े हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं और प्रत्येक की अपनी विशेषता है, हर दृष्टिकोण अपनी अपनी विशेषता रखता है, अपनी ऐसा नहीं है कि हर दृष्टिकोण को सब मानते हैं, हो सकता है कुछ उसके समर्थक हो, कुछ उसके असमर्थक हो, तो अपनी अपनी विशेषताएं रखते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण आदर्श पर बल देता है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण वास्तविक व्यवहार पर अध्ययन कराता है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी, मार्क्सवादी और उदारवादी, नारीवादी और संस्थागत दृष्टिकोण राजनीति के अलग अलग पहलुओं को समझने में हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। इन सभी दृष्टिकोणों का संयुक्त अध्ययन राजनीति और समाज को बेहतर समझ विकसित करता है, हम समाज में और राजनीति में इसकी बेहतर समझ को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत के विकास की व्याख्या कीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें क्या बताना है कि इसमें जितनी नारीवादी जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका कैसे विकास हुआ है, कैसे नारी के लिए, महिलाओं के लिए आवाज उठनी शुरू हुई है, कैसे विकास हुआ है राजनीति में, उसके बारे में हमें बताना है। इंट्रोडक्शन एंड प्रस्तावना से शुरू करेंगे। नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसी विचारधारा है जो महिलाओं के अधिकार, समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर बल देता है, यानी महिलाओं की समानता, उनके अधिकारों को लेने, उनके जो अधिकारों की बात नारीवादी करते हैं। उनका उद्देश्य, उनका प्रमुख उद्देश्य समाज और राजनीति में महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार और अवसर दिलाना है, हर जो महिला है उसको पुरुष के समान ही आदर, सम्मान और अधिकार मिलने चाहिए, अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो रोजगार हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे राजनीति हो, हर जगह। समय के साथ इन सिद्धांतों का विकास विभिन्न चरणों में हुआ है और इनमें महिलाओं की समस्याओं तथा उनके समाधान के विषय में ध्यान दिया गया है, यानी अलग अलग चरणों में ये कार्य किए गए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत का विकास कैसे हुआ है, तो सबसे पहले है प्रारंभिक चरण, यानी सबसे पहले जो प्रारंभ कहाँ से हुआ है, नारीवादी विचारों की शुरुआत 18वीं से 19वीं शताब्दी में हुई है, यानी सबसे पहले इसकी शुरुआत 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुई थी। उस समय महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति, मतदान और राजनीतिक भागीदारी जैसे अधिकार उन्हें नहीं मिलते थे, यानी उन्हें संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था, शिक्षा में अधिकार नहीं था, मतदान का अधिकार उन्हें नहीं था। आप देखते हैं कहीं जगह पर आरक्षण भी मिलता है, यानी महिलाओं को समानता कहाँ मिली है, आरक्षण के बाद, ठीक है।
राजनीतिक भागीदारी में भी आप देखते हैं, अगर आप कहीं पर देखें तो आप अपने लिस्ट उठा सकते हैं प्रधानमंत्री की, तो वहां देखेंगे पुरुष और महिलाओं की कितनी भागीदारी है, उसी से आप तुलना कर सकते हैं कि नारियों को कितनी भागीदारी मिली है। तो यहीं से 18वीं 19वीं शताब्दी में शुरू हुई विचारों ने महिलाओं के समान अधिकारों की मांग की और समाज में उनकी स्थिति सुधारने का प्रयास किया। इस 18 से 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई और अधिकारों की मांग की। प्रथम लहर यानी सबसे पहली लहर कब आई? 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में नारीवादी आंदोलन की पहली लहर उठी थी। यानी सबसे पहली लहर उठी थी 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और कानूनी समानता दिलाना है। यानी महिलाओं को भी मत डालने का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, कानूनी समानता उनको दिलाना इनका प्रथम कार्य था, प्रथम उद्देश्य था। इन देशों में लंबे संघर्ष के बाद महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था। इन सबसे पहले जो है इनको मतदान का अधिकार दिया गया बहुत लंबे संघर्ष के बाद। फिर आती है द्वितीय लहर यानी दूसरी लहर। 1960 के दशक में नारीवादी की दूसरी लहर शुरू हुई। यानी हम इसकी दूसरी लहर देखते हैं 1960 के दशक में। इसमें केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित न रहकर कार्यस्थल पर समान अवसर, समान वेतन, घरेलू हिंसा, दहेज, लैंगिक भेदभाव और प्रजनन अधिकार जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया। अब सिर्फ महिलाओं को राजनीति में भागीदारी नहीं दी गई, बल्कि जो है अन्य अवसरों पर भी ध्यान दिया गया कि महिलाओं को भी समान वेतन मिलना चाहिए, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा जैसी जो कुप्रथाएं हैं उनसे बचाव होना चाहिए और उनको उनके साथ जो लैंगिक भेदभाव होता है पुरुष और महिला वाला वो नहीं होना चाहिए। इन मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अनेक कानून बनाए गए। इसके बाद धीरे धीरे कानून निर्माण हुए, जैसे आप देखते हैं सती प्रथा खत्म हुई, फिर उसके बाद बाल विवाह खत्म हुआ, दहेज के खिलाफ कानून बने। ऐसे ही फिर आता है तृतीय लहर यानी तीसरी लहर, जिसमें 1990 के दशक में तीसरी लहर का विकास हुआ। यानी उसमें हमने देखा था 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। फिर दूसरी लहर हमने देखी 1960 में और अब हम देख रहे हैं 1990 में तीसरी लहर। इसमें सभी वर्गों, जातियों, धर्मों और संस्कृति की महिलाओं की समस्याओं को महत्व दिया गया था। यानी हर धर्म, हर जाति, हर संस्कृति की महिला को इसमें महत्व दिया गया था। उसकी हर, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, सबकी समस्याओं को महत्व दिया गया था। यह माना गया कि प्रत्येक महिला का अनुभव अलग होता है, इसलिए सभी के लिए समान समाधान पर्याप्त नहीं है। हर, जैसे कोई अमीर है, कोई गरीब है, हर किसी महिला के लिए किसी की जो स्थिति है, हर महिला की स्थिति अपने आप में अलग है। ऐसी स्थिति में एक समाधान उनके लिए पर्याप्त नहीं रहेगा, इसके लिए अनेक कार्य करने आवश्यक है। अगला है आधुनिक नारीवाद यानी आज के समय का नारीवादी व्यवस्था। आज का नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत लैंगिक समानता, डिजिटल सुरक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कार्यस्थल पर सम्मान और शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने पर जोर देता है। यानी आज जो हम देख रहे हैं महिलाओं की जो भागीदारी है उसमें सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि समानता, डिजिटल सुरक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कार्यालयों, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला के अपने नेतृत्व में भी देख रहे हैं। सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक योजनाएं और नीतियां लागू कर रही है। यानी समय के साथ साथ योजनाएं और नीतियां भी लाई जा रही हैं। नारीवादी राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व, हालांकि आप कह रहे हैं कि बदलाव आ रहे हैं, लहर भी देख रहे हैं कि अलग अलग चरणों में जो है बदलाव आए हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि कितनी चीजें अभी भी बदलनी बहुत सकती हैं। यानी अब इनके महत्व के बारे में पढ़ते हैं कि महिलाओं को सम्मान, अधिकार और अवसर प्रदान करता है। यानी जो नारीवाद है ये महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ता है, उनको अवसर प्रदान करने के लिए खड़ा होता है, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को मजबूत बनाता है, लैंगिक भेदभाव को कम करने में सहायता करता है, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देता है और समाज में समानता, सम्मान और मानव अधिकारों की रक्षा करता है। यानी हर महिला को राजनीति में भागीदारी हो, उसके साथ लैंगिक भेदभाव ना हो, उससे समाज में न्याय मिले, इन सब बातों पर यह जोर देता है। ठीक है, निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नारीवादी एक पुरुष भी हो सकता है, जैसे कि ज्योतिबा फूले या फिर आप और को देख सकते हैं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए भी आवाज उठाई थी। ठीक है, निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत का विकास महिलाओं के अधिकारों के लिए लंबे संघर्ष का परिणाम था। बहुत लंबे संघर्ष के बाद उनको उनके अधिकार दिए गए थे। इसमें महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, राजनीति और समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस वर्ग, जिस एक महिला का जो वर्ग है वो बहुत बड़ा है ना, और हर घर में एक महिला तो पाई जाती है। ऐसी स्थिति में महिलाओं के अधिकारों को जोड़ना बहुत बड़ा संघर्ष था, बहुत बड़ी चुनौती थी। जहाँ उनकी शिक्षा की बात की गई, रोजगार से लेकर समाज में सम्मान दिलाने तक की बात की गई। आज भी यह
सिद्धांत समानता, न्याय और महिला सशक्तिकरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा एक अधिक न्यायपूर्ण और सम्मान समाज की निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। न्यायपूर्ण समाज एक सम्मानजनक समाज का निर्माण करता है महिलाओं के लिए। अगला है राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक टिप्पणी लिखी है। वे कारक जो राजनीति में भागीदारी करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हमें बताना है। इंट्रोडक्शन एंड प्रस्तावना से शुरू करेंगे। राजनीतिक भागीदारी का अर्थ है कि नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किस प्रकार भाग लेते हैं। इसमें मतदान करना, चुनाव लड़ना, राजनीतिक दलों की सदस्यता लेना, जन आंदोलनों में भाग लेना, सरकार की नीतियों पर अपनी राय देना और जनहित के कार्यों में सहायता करना। ये सारे जो कार्य हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, चुनाव लड़ना, मतदान करना, आंदोलन करना, ये सब कुछ राजनीति की भागीदारी से जुड़ा हुआ है। एक जो नागरिक है, अगर वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र है तो वो इन सब में भाग ले सकता है। किसी देश में लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी पर निर्भर करती है। यहाँ आप देखते हैं कि भारत एक लोकतंत्र देश है, ठीक है, और इसमें जो प्रतिनिधि करने वाला है, जो प्रधानमंत्री है, वो जनता द्वारा चुनाव गया होता है, जनता को प्राथमिकता दी जाती है। जहाँ चुनाव लड़ने का, मतदान का अधिकार होता है, वो लोकतंत्र की व्यवस्था मानी जाती है और जहाँ पर नागरिकों की भागीदारी राजनीति में बढ़ती है वहीं एक सफल लोकतंत्र माना जाता है। राजनीतिक भागीदारी कई सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक कारकों पर से प्रभावित होती है। यानी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा से लेकर हर क्षेत्र में इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, यानी वो कौन कौन से कारक है जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है शिक्षा। यानी शिक्षा आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे हम संसाधनों में से एक है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट है। शिक्षा राजनीतिक भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को अच्छी तरह समझते हैं। एक एजुकेटेड आदमी जो है, एक एजुकेटेड महिला जो है, वो अपने अधिकार समझती है, जानती है, और उसके बाद अगर आप मतदान भी करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि आपको किस सरकार को चुनना है, क्या नीतियां जो सरकार कर रही है क्या वो आपके लिए सही है, नहीं है, ये आप जानते हैं क्योंकि आप शिक्षित हैं। तो शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। वे मतदान करते हैं, सरकार की नीतियों पर विचार करते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक भाग लेते हैं, ज्यादा भागीदारी वो ले सकते हैं। जिसको ज्ञान नहीं होगा, मान लो आप शिक्षित नहीं है, तो आपको क्या पता सरकार क्या कर रही है, आप उनकी जो नीतियां हैं उन पर सवाल कैसे उठाओगे। इसलिए आपका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षित हो, आज आपको मौलिक अधिकार पता है, तो आप जानते हैं कि आप पर कोई भी दबाव नहीं बना सकता, आपकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकता, इस तरीके से। अगला है आर्थिक स्थिति। जिस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उसके पास समय, संसाधन और जानकारी अधिक होती है, उसके पास अधिक चीजें उपलब्ध होती हैं, इसलिए वह राजनीति में अधिक सक्रिय रहता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो गरीब आदमी है वो तो मेहनत मजदूरी करके अपना दैनिक जीवन बिताता है, लेकिन जो जिसके पास अच्छा खासा पैसा है वो राजनीति में ज्यादा से ज्यादा भाग ले पाता है, इसलिए वह राजनीति में अधिक सक्रिय भी रहता है। वहीं गरीब वर्ग अपने दैनिक आवश्यकताओं में व्यस्त रहने के कारण कई बार राजनीतिक गतिविधियों में कम भाग लेते हैं। यानी जो गरीब आदमी है वो अपनी कमाई धमाई में, 2 वक्त की रोटी कमाने में ही अपना दिन व्यस्त कर पूरा कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है कि राजनीति में वो समय दें या ये सब। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सामाजिक स्थिति, जाति, धर्म, लिंग, भाषा और सामाजिक वर्ग भी राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करते हैं। यानी कोई भी धर्म है, एक समाज जो है, एक समाज से ही मिलकर एक राष्ट्र बनता है, ठीक है। कहीं ना कहीं समाज एक सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जहाँ पे जाति, धर्म, लिंग, भाषा के लोग अलग अलग सोच विचार के साथ रहते हैं। समाज में समान अवसर मिलने पर सभी वर्ग राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यदि भेदभाव हो तो वह भागीदारी कम हो जाती है। यानी आप देखते हैं कि अगर किसी बड़ी जाति और छोटी जाति के बीच अगर भेदभाव होगा तो जो छोटी जाति के लोग हैं वो राजनीति को सक्रिय भागीदारी इसमें नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि जो पैसे वाला आदमी है वो राजनीति में अपना खेल जाएगा तो उन्हें मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो भागीदारी कम दे पाते हैं। यानी अगर समानता ना हो समाज में तो भी जो है राजनीति में लोगों की भागीदारी कम हो जाती है। राजनीतिक जागरूकता, जिन लोगों को राजनीतिक घटनाओं, चुनाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी होती है वह राजनीति में अधिक रुचि लेते हैं। यानी जिन लोगों को राजनीति के बारे में ज्यादा नॉलेज होती है, चुनाव के बारे में, तो वो उसमें ज्यादा नॉलेज भी लेते हैं, उसमें ज्यादा रुचि भी लेते हैं, इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। जागरूक नागरिक अपने अधिकारों का सही उपयोग करते हैं और जो जिन चीजों को जानते हैं वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना भी जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा बढ़िया चीज अधिकार, जैसे सरकार की योजनाएं हैं। अब जो योजनाएं हैं, जिनको योजनाओं के बारे में पता है वो सही योजनाओं का फायदा उठा लेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है, इनका ज्ञान नहीं है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है, तो वो कैसे करेंगे, है ना।
मीडिया और संचार के साधन, समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया लोगों तक राजनीतिक जानकारी पहुंचाते हैं। सोशल मीडिया हो गया, आज के टाइम पे रेडियो तो कौन सुनता है, पर सोशल मीडिया और समाचार पत्र जो है सबसे बड़ी वस्तु होते हैं किसी चीज को फैलाने की, और राजनीति की जानकारी में भी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें लोगों में जागरूकता बढ़ती है और वे चुनाव व अन्य राजनीतिक गतिविधियों में अधिक भाग लेते हैं। यानी इससे क्या होता है, उनका जुड़ाव बढ़ता है और इन गतिविधियों में वो भाग लेते हैं। राजनीतिक दल और नेतृत्व, यदि राजनीतिक दल जनता की समस्याओं का समाधान करे और अच्छे उम्मीदवार दे तो लोगों का विश्वास बढ़ता है। यानी अगर राजनीतिक दल में जो है, जैसे पार्टी का चुनाव होता है तो आपसे कैसे कैसे वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, हम पानी की समस्या दूर कर देंगे, हम रोजगार लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। अगर वो इन वादों पर खरे उतर जाते हैं, यानी वो ऐसा काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो उससे लोगों के जो विश्वास है उन पर बना रहता है और आगे भी जो है पार्टी पुनः बार बार चुनी जाती है। लेकिन अगर जो कोई दल है वो उनके समस्याओं का समाधान नहीं करता है, सिर्फ झूठे ढकोसले करता है, तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक भागीदारी है वो कम हो जाती है। प्रभावशाली नेतृत्व वाले लोगों की राजनीति में सक्रिय बनने के लिए प्रेरित करता है, यानी जो प्रभावशाली व्यक्ति है उन्हें और ज्यादा भागीदारी इसमें मिल जाती है। सरकारी नीतियां और चुनाव व्यवस्था, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, मतदान की सरल व्यवस्था तथा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार जो है अलग अलग नीतियां बनाती है या सरकार जो है सुरक्षा की व्यवस्था कराती है, तो उससे क्या है, लोगों की भागीदारी और ज्यादा इसमें बढ़ जाती है, इससे और ज्यादा वो प्रेरित होते हैं। परिवार और सामाजिक वातावरण, परिवार और मित्रों का सामाजिक दृष्टिकोण भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। लोग जो आपके आसपास है, आपका परिवार है या आप जैसे आदमियों में नहीं, आजकल तो सब जगह आप कहीं भी देख सकते हैं कि अगर 4 लोग इकट्ठे होते हैं, अगर वो राजनीति के बारे में बात करते हैं तो आपको भी पता चलता है। आप एक खड़े होकर देखो कहीं तो आपको पता चलेगा कि कोई बीजेपी के बारे में बात कर रहा है, कोई कांग्रेस के बारे में, मतलब राजनीति के बारे में लोगों के विचार क्या है, आप समाज और परिवार में रहकर पता कर सकते हैं। यदि परिवार में राजनीति पर चर्चा होती है तो व्यक्ति की रुचि और भागीदारी उसमें और ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे आपके आसपास कोई राजनीति के बारे में बात ही नहीं करेगा तो आपकी रुचि उसमें बहुत कम होगी, लेकिन कोई बात करेगा तो उससे क्या है, आपके अंदर और जिज्ञासा आएगी और रुचि आएगी उसके बारे में जानने की। राजनीतिक भागीदारी का महत्व, यानी राजनीति में भागीदारी के क्या क्या महत्व है, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। यानी जहाँ राजनीति में जनता की भागीदारी होती है वहाँ जो सरकार है वो अपनी मनमानी नहीं कर पाती और लोकतंत्र व्यवस्था बनी रहती है। सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाती है, यानी जो सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, यानी हर अधिकार जो नागरिकों को दिए गए हैं उनके शासन व्यवस्था का प्रथम कार्य उनकी रक्षा करना होता है। सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करती है और जनता और सरकार के बीच विश्वास बढ़ाती है, यानी इससे जनता और सरकार के बीच और ज्यादा विश्वास बढ़ता है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है, यानी कोई भी राजनीतिक भागीदारी जब लोगों की होगी तभी एक लोकतंत्र सफल हो सकता है। अगर जनता फर्क ही नहीं पड़ता कि राजनीति में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, घपले कर रही है या फिर अच्छा काम कर रही है, तो उससे क्या होगा कि सरकार इतना ध्यान नहीं देगी, वहाँ लोकतंत्र व्यवस्था ढंग से चल नहीं पाएगी। शिक्षा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक वातावरण, मीडिया, राजनीतिक जागरूकता और अच्छी चुनाव व्यवस्था जैसे अनेक कारण इसे प्रभावित करते हैं। ये मुख्य कारण है जिनसे वो प्रभावित होती है। यदि सभी नागरिक जागरूक होकर सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लें, हर व्यक्ति एक्टिव हो, शिक्षित हो और राजनीति में भाग ले तो लोकतंत्र अधिक मजबूत, यानी और अधिक मजबूत हो सकता है, उत्तरदायी और जनहितकारी बन सकता है, यानी और ज्यादा सरकार जो है जनता के प्रति उत्तरदायी बन सकती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करते हुए राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय योगदान देना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि वोट देना चाहिए, आपको वोट देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि आपका ये अधिकार है, आप अपनी जो वोट है उसकी ताकत को नहीं जानते हैं। अगर आप वोट डालेंगे और अपनी सत्ता चुनेंगे ना तो मतलब एक राजनीतिक प्रक्रिया अलग ही रूप ले लेगी, ठीक है। इससे हमें राजनीतिक प्रक्रिया में और ज्यादा भागीदारी देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजनीति क्या है, स्पष्ट कीजिए। यानी राजनीति के बारे में आपको बताना है, सबके अलग अलग विचार होते हैं इस पे, वैसे ही राजनीति पे देखते हैं। इंट्रोडक्शन एंड प्रस्तावना से शुरू करेंगे। राजनीति मानव समाज का एक महत्वपूर्ण भाग है। आज के टाइम में भी और पहले से ही राजनीति जो है समाज में महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। यह केवल चुनाव लड़ने या सरकार बनाने तक सीमित नहीं है, यानी राजनीति सिर्फ ये नहीं है कि चुनाव लड़ा है सरकार बन गई, बल्कि समाज या देश
को व्यवस्थित रूप से चलाने की प्रक्रिया है, यानी एक देश को व्यवस्थित लोकतांत्रिक बनाने में एक प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। राजनीति के माध्यम से यह तय किया जाता है कि समाज में कानून कैसे बनेंगे, संसाधनों का वितरण कैसे होगा और लोगों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाएगी। यानी हम देखते हैं कि जहां पर राजनीतिक व्यवस्था होती है, इसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि जो समाज है वो कैसे बटेगा, उसमें संसाधनों को कैसे बांटा जाएगा और लोगों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाएगी। जैसे संविधान आपको दिया गया है, संविधान में आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फिर मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है, वही कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की शक्तियां बांटी गई हैं, केंद्र राज्य की शक्तियां बांटी गई हैं। तो ये सब राजनीति का भाग है। इसलिए राजनीति प्रत्येक नागरिक के जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। चाहे आप प्रत्यक्ष लगा लो चाहे अप्रत्यक्ष लगा लो, दोनों तरीके से प्रभावित करती है। इसका अर्थ क्या है, यानी राजनीति का राजनीति शब्द का अर्थ है राज्यों के कार्यों का संचालन और जनता के हित में निर्णय लेने की प्रक्रिया, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जो जनता के हित में कार्य करती है या कार्यों का संचालन करती है। सरल शब्दों में कहें तो राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार बनाई जाती है, नीतियां बनाई जाती हैं और देश का प्रशासन चलाया जाता है। यानी सीधे सीधे शब्दों में राजनीति का मतलब है कि एक सरकार बनी, सरकार ने नीतियां बनाई और नीतियों के द्वारा प्रशासन को पूरा चलाया गया, पूरे देश का नियंत्रण किया गया। प्राचीन समय में राजनीति का संबंध केवल राजा और राज्य के शासन से हुआ करता था, लेकिन आधुनिक समय में राजनीति का उद्देश्य लोकतंत्र, समानता, न्याय और जन कल्याण को बढ़ावा देना है। इन पहले के टाइम पे आप सुनते हैं कि राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अधिपत्य जमा लेते थे। अब राजा अच्छा हुआ तो लोगों को सुविधा मिल जाती थी, वो बुरा हुआ तो कोई आवाज नहीं उठा पाता था। लेकिन आधुनिक समय में जो राजनीति है वो समानता, लोकतंत्र और जन कल्याण को बहुत बढ़ावा देती है। राजनीति की परिभाषा, यानी राजनीति की क्या परिभाषा है, वैसे तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने इस पर परिभाषा दी है। राजनीति को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से समझाया है। हर विद्वान जो है, जैसे आप हैं, आपके लिए राजनीति का अलग मतलब होगा, मैं हूँ, मेरे लिए राजनीति का अलग मतलब होगा। तो हर विद्वान ने अलग अलग तरीके से इसे समझाया है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में शक्ति का प्रयोग करके निर्णय लिए जाते हैं। राजनीति वो प्रक्रिया है जिसमें जो है समाज में शक्ति का प्रयोग करके निर्णय लेते हैं और सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। राजनीति की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहले है शासन से संबंध, यानी राजनीति का प्रमुख संबंध सरकार और प्रशासन से होता है, यानी शासन और जनता और शासन को जोड़ने का काम भी राजनीति करती है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रशासन को चलाना। उसके बाद है निर्णय लेने की प्रक्रिया। राजनीति के माध्यम से देश और समाज में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, यानी जो भी राजनीति व्यवस्था है उसके माध्यम से समाज के जो निर्णय है वो लिए जाते हैं। अगला है शक्ति का प्रयोग, यानी शक्ति कैसे विभाजित होगी ये भी राजनीति में तय किया जाता है। राजनीति में सत्ता प्राप्त करना, उसका उचित उपयोग करना भी महत्वपूर्ण होता है। अगला है जनहित पर आधारित। अच्छी राजनीति का उद्देश्य जनता का कल्याण करना होता है और जैसे जो एक बेहतर राजनीतिक लोकतंत्र व्यवस्था पर आधारित होती है, वहाँ जनता के लिए कल्याण नीतियां बनाना, जनता का कल्याण करना ही प्रथम उद्देश्य होता है। कानून निर्माण करना, राजनीति के माध्यम से नए कानून बनाए जाते हैं और पुराने कानूनों में सुधार भी किया जाता है, यानी समय की मांग के अनुसार परिवर्तन भी किए जाते हैं। लोकतंत्र का आधार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, यानी जनता को ज्यादा से ज्यादा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राजनीति का महत्व क्या है, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है, यानी राजनीति व्यवस्था जो होती है पूरे देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखती है। नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करती है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास को बढ़ावा देती है, समाज में विकास हो, आर्थिक विकास हो पूरे देश का या फिर शिक्षा को लेकर हो, उसके विकास के लिए कार्य करती है। समाज में समानता और न्याय स्थापित करने का प्रयास भी करती है। फिर जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर देती है। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देती है कि वो अपना प्रतिनिधित्व खुद चुन सकते हैं और बहुमत के हिसाब से जो पद पर आता है प्रतिनिधित्व बहुमत के हिसाब से ही आता है। राष्ट्रीय एकता और विकास मजबूत बनता है। अच्छी राजनीति की विशेषताएं, एक अच्छी राजनीति कौन सी हो सकती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं कि सबसे पहले वो ईमानदार और पारदर्शी हो, यानी वो राजनीति में बिल्कुल ईमानदारी होनी चाहिए, पारदर्शिता यानी स्पष्ट होनी चाहिए, जनसेवा की उसके अंदर भावना होनी चाहिए, कानून का सम्मान करने वाले होने चाहिए, समान अवसर और न्याय देने वाली होनी चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्त शासन व्यवस्था को स्थापित करने वाली राजनीति होनी चाहिए और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए होनी चाहिए, जन कल्याण के लिए कार्य करती हो ऐसी राजनीति होनी चाहिए, वो सबसे अच्छी राजनीति मानी जाती है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि राजनीतिक समाज और राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण साधन है।
जो राजनीति समाज और राष्ट्रीय विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इसका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि जनता के हितों की रक्षा करना भी होता है। देश का पूरा समग्र विकास करना भी होता है। यानी सिर्फ सत्ता स्थापित करना राजनीति का कार्य नहीं होता है, बल्कि जनता के लिए कार्य करना, जन कल्याण के लिए कार्य करना, देश का विकास करना भी होता है। यदि राजनीति ईमानदारी, नैतिकता और जन कल्याण की भावना से की जाए तो यह राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि की ओर ले जा सकती है। यानी सही तरीके से अगर राजनीति की जाए, ईमानदारी से की जाए, जो ये अच्छे गुण बताए हैं ये अगर राजनीति में मौजूद हो तो जो राजनीति है वो नैतिकता और राष्ट्र को समृद्धि और प्रगति की ओर ले जा सकती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को राजनीति की सही समझ रखनी चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए में सक्रिय भागीदारी रखनी चाहिए। आपको भी अपनी जो राजनीतिक अधिकार है उनका उपयोग करना चाहिए और अपनी राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको इनके बारे में और अच्छी नॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कवर होते हैं और गेस्ट पेपर्स और नोट्स आप ले सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लीजिए, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा आपको पीडीएफ। और अब बात कर लेते हैं कि आंसर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको आंसर को इसी सिस्टम में लिखना है। सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन यानी परिचय, उसके बाद लिखना है मुख्य बिंदु और लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष को लिखना है। इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से आपको आंसर को लिखना है। और सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, जिनके बारे में आप अच्छे से डिटेल में लिख सकते हो। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि आपको अच्छी तरीके से लिखना आता है। जो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वैसा ही है कि आपके पहले दो आंसरों से पता चल जाएगा टीचर को कि आप आगे भी कैसे करने वाले हो। उससे फिर जो लास्ट के क्वेश्चन होंगे उसमें नंबर जो कम है वो आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। यानी आपकी जो आंसर कॉपी है वो थोड़ी सी इफेक्टिव लगती है, प्रोडक्टिव लगने लगती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको आंसर लिखना है और टाइम के साथ टाइम मैनेजमेंट रखना है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, ताकि ऐसा ना हो पहले 2 या 3 क्वेश्चन में आपका सारा टाइम निकल जाए और आप लास्ट के क्वेश्चन कर ही ना पाओ, शायद वो आपको आते हो तब रह जाए, तो बहुत दुख होता है उसका। तो इसलिए वर्ड लिमिट के साथ पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि 20 मिनट्स में या फिर 4-5 पेजेस में मुझे आंसर कवर करना है, पहले ही डिसाइड कर लीजिए। वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितने पेजेस लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही थी कुछ टिप्स। और आपको वीडियो कैसी लगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए ये भी जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेपर के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।